बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 महामारी के कारण हम इस बार कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट नहीं कर पाए, इसलिए अपना सिलेबस समय से पूर्ण हो, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की फिजिक्स में एक पेपर क्वांटम मैकेनिक्स मैडम विनीता जी मिर्जा स्टार्ट कर चुके हैं और आज मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कोई डाउट हो तो उस पर आप पूछ सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के सिलेबस के अनुसार अपना जो प्रथम चैप्टर है वो है नाभिकीय गुण। और नाभिकीय गुण पढ़ने से पूर्व हम अध्ययन करेंगे कि नाभिक की खोज कहाँ से हुई और नाभिक की खोज कब और कैसे हुई। आपने पहले भी छोटी कक्षाओं में विभिन्न परमाणु प्रतिरूप एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे। विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न साइंटिस्टों ने परमाणु किस प्रकार का है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसके लिए उन्होंने अपने अपने विभिन्न मत दिए हैं और उन विभिन्न मतों को ही उनके नाम से परमाणु प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम जे टॉमसन ने परमाणु प्रतिरूप दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु का स्वरूप कैसा है। उनके अनुसार परमाणु एक गोलीय आकृति का है जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान समान रूप से वितरित है और उसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थानों पर धसे हुए हैं। आप सभी ने गर्मियों के मौसम में तरबूज खाया होगा और जहाँ तक मुझे ध्यान में सभी ने देखा भी है। ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जिसने तरबूज नहीं देखा होगा और नहीं खाया होगा। तो तरबूज के अंदर की जो शेप है उसमें दो तरह के पार्ट रहते हैं। एक तो जिसको हम बड़े ही स्वादानुसार खाते हैं और दूसरा वेस्ट के रूप में बीजों के निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। तो उस तरबूज के अंदर जो खाने वाला पार्ट है, टॉमसन के अनुसार वो तो उस परमाणु का द्रव्यमान है जो कि समान रूप से उसमें वितरित रहता है और दूसरा पार्ट जो है उसके बीज हैं। उन बीजों को उन्होंने ये बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन बीजों की तरह व्यवस्थित रहते हैं, जिसे हम टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस टॉमसन के परमाणु मॉडल की प्रामाणिकता जांचने के लिए, क्योंकि साइंस में एक बड़ा ही गंदा रूल है कि जो भी कोई आदमी इजाद करता है कि हाँ ऐसा होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह सबसे पहले हम लगाते हैं कि ये इन्होंने जो कहा है वो सही है या नहीं है, और इसी दौड़ में रिसर्च की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और इसी दौड़ में हमारे लिए सबसे अच्छा यह है कि इस दौड़ का ही प्रतिफल है कि टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो टॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की प्रामाणिकता जांचने के लिए सन 1906 में महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने प्रयोग प्रारंभ किए। और प्रयोग उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया और वो रेडियो एक्टिव सोर्स कैसा था कि इस प्रकार का सोर्स जो अल्फा कणों का उत्सर्जन करे, क्योंकि रेडियो एक्टिव सोर्स कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कणों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उन्होंने सोर्स ऐसा लिया कि वो अल्फा कणों का उत्सर्जन करे। ध्यान रहे, रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है? ऐसा सोर्स जो स्वतः ही कणों का उत्सर्जन करता है, और यहाँ पर वो कण है अल्फा कण। इन उत्सर्जित अल्फा कणों को उन्होंने किसी धातु की पतली पन्नी पर आपतित कराई
और आपतित कराने पर देखा कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, अर्थात अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जिस मार्ग से आपतित हुए थे उस मार्ग से वापस आगे नहीं गुजरते हैं, बल्कि वह अपना पथ चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। और जितने एंगल से अपना पथ बदलते हैं वो एंगल कहलाता है स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण, जिसको यहाँ पर अपन ने थीटा से लिखा है। ये जो एंगल थीटा है इसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं स्कैटरिंग एंगल को, कि अल्फा कण की प्रारंभिक डायरेक्शन क्या थी और जब प्रकीर्णित हो गया, विक्षेपित हो गया, तो उस समय उसकी क्या डायरेक्शन है। उन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो एंगल कहलाता है स्कैटरिंग एंगल। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग करने के पश्चात यह बताया कि यदि जे टॉमसन के मॉडल को सही माना जाए, टॉमसन जी ने जो प्रयोग किया था, जो परमाणु का प्रतिरूप दिया था, मॉडल दिया था, अगर उसको सही माना जाए तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग एंगल थीटा है वो एंगल 1 डिग्री से कम होना चाहिए। किसके अनुसार? जे टॉमसन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर यह एंगल 1 डिग्री से भी अधिक पाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो टॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया है उसमें कुछ खामियां हैं, वो पूर्णतया सही नहीं है। फिर बाद में 1909 में इन्हीं वैज्ञानिक रदरफोर्ड के साथ में 2 साइंटिस्ट और काम कर रहे थे। उनका नाम है गाइगर और मार्सडेन। इन दोनों ने इसी एक्सपेरिमेंट को, जो कि रदरफोर्ड ने किया, उसको 1909 में पुनः दोहराया। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक बदलाव किया। वो बदलाव क्या किया कि रदरफोर्ड ने 1906 में अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में मेटल की फॉइल जो ली थी, उस मेटल फॉइल की जगह उन्होंने भी मेटल फॉइल ही काम में ली है। किन्होंने? गाइगर और मार्सडेन ने। लेकिन परिवर्तन क्या किया कि वह मेटल फॉइल हाई डेंसिटी की होनी चाहिए। उन्होंने वह मेटल फॉइल उच्च घनत्व के ली और उच्च घनत्व की यह मेटल फॉइल उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। और गोल्ड फॉइल लेने के पश्चात उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को जब पुनः दोहराया तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ अल्फा कण तो ऐसे हैं जो कि बिना किसी एंगल से प्रकीर्णित हुए, अर्थात अपनी दिशा से नहीं भटकते हुए सीधे निकल जाते हैं मेटल फॉइल से। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि कम प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि बहुत ही बड़े एंगल से स्कैटर्ड होते हैं। और यहाँ तक कि लगभग 10,000 में से अनुमानित है कि लगभग 10,000 में से एक अल्फा कण तो ऐसा भी था कि वह जिस दिशा में गया था प्रकीर्णित होकर वापस उसी दिशा में लौट आया। ये एक्सपेरिमेंट किया गाइगर एवं मार्सडेन ने। अब ये जो गाइगर और मार्सडेन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो पाया कि अल्फा कण किस प्रकार से स्कैटर हो रहे हैं, उन परिणामों की व्याख्या के रूप में या उन परिणामों के आधार पर सन 1911 में रदरफोर्ड जी पुनः एक्टिव हुए और उन्होंने उन परिणामों के आधार पर अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप कहते हैं। और रदरफोर्ड के इस परमाणु प्रतिरूप में उन्होंने यह बताया
कि गाइगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि बहुत से अल्फा कण ऐसे थे, बहुत अधिक मात्रा में अल्फा कण ऐसे थे जो कि बिना स्कैटर हुए सीधे निकल गए। इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अर्थात उसमें कुछ नहीं होता। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ कण ऐसे भी थे जो कि जिस मार्ग से गए थे प्रकीर्णित होकर वापस उसी मार्ग पर वापस लौट आए। तब उन्होंने बताया कि यह तभी संभव है क्या कि जिस मार्ग से अल्फा कण गया था लौटकर भी वापस उसी मार्ग से आ गया। यह तभी संभव है जबकि परमाणु का संपूर्ण आवेश या द्रव्यमान किसी अल्प स्थान पर केंद्रित हो और उस अल्प स्थान को जहाँ पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना गया, जहाँ संपूर्ण आवेश को केंद्रित माना गया, उस अल्प स्थान को बड़ा ही एक प्यारा सा नाम दिया गया जिसको हम नाभिक कहते हैं। अर्थात परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान व आवेश किसी एक स्थान पर केंद्रित रहता है और उसको हम नाभिक कहते हैं। साथ ही चूंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, वह उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में उन्होंने बताया कि वह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित रहते हैं। जब अल्फा कण, साथ में उन्होंने यह भी बताया कि जब अल्फा कण इन इलेक्ट्रॉनों के निकट से गुजरते हैं तो ध्यान रहे अल्फा कण पर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जब दोनों एक दूसरे के निकट रहेंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल भी रहेगा, एट्रैक्टिव फोर्स भी रहेगा, जिसको हम आकर्षण अन्योन्य क्रिया कहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड जी ने बताया कि यह जो आकर्षण बल है, यह जो आकर्षण अन्योन्य क्रिया है, वह नगण्य होती है, और इतनी नगण्य होती है कि इस मॉडल में हम इसको लगभग ज़ीरो मान लेते हैं कि भाई इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती। इंटरेक्शन सिर्फ किस किस के बीच में होती है, वह होती है इस नाभिक और अल्फा कणों के बीच में। चूंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जैसे ही दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और उसी प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कण जो है वह प्रतिकर्षित होते हैं या प्रकीर्णित होते हैं, स्कैटर होते हैं। तो ये तो था अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहाँ पर एक अपन ने चित्र भी बनाया है गोलीय आकृति का, जिसके सेंटर पर हमने नाभिक को शो किया है और उसके चारों ओर विभिन्न इलेक्ट्रॉनों को अपन ने दर्शाया है। फिर उसके बाद में आते हैं कि ये जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो है कि अल्फा कण और नाभिक के बीच में जो प्रकीर्णन हो रहा है अल्फा कणों का, वह कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है जिसे हम अभिग्रहित कहते हैं। और वो परिकल्पनाएं क्या हैं, ये मैंने बुक से ही एक स्लाइड उठाई है, इसको आपको बुक में मिल जाएगी न्यूक्लियर फिजिक्स की। और उसमें पहला पॉइंट जो है वो ये है कि परमाणु का धन आवेश उसके केंद्र पर अल्प स्थान में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। सेकंड, अल्फा कणों के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक का द्रव्यमान बहुत ही अधिक होता है, अर्थात नाभिक बहुत भारी होता है। इसलिए जब भी अल्फा कण नाभिक से टकराएंगे तो नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाभिक को यहाँ पर
अल्फा कण की तुलना में बहुत भारी माना गया है। तीसरा जो अभिग्रहित है वो है कि प्रकीर्णन जो है वो केवल अल्फा कण और नाभिक के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण ही होता है। अर्थात परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों के बीच में आकर्षण बल तो कुछ न कुछ रहता है। वो आगे के चैप्टर में उसको अपन अलग पॉइंट के रूप में लेंगे, लेकिन यहाँ पर यही माना गया कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और अल्फा कणों के बीच में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। और लास्ट जो पोस्टुलेट है वो यह है कि नाभिक और अल्फा कण केवल बिंदु मात्र होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी शेप में है, केवल बिंदु मात्र होते हैं। यदि हम नाभिक का आवेश Ze मान लें और अल्फा कण का आवेश हमें पता है कि प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है, 2e होता है, तो किसी समय जबकि अल्फा कण और नाभिक के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो उस समय उन दोनों के बीच में जो कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस कूलाम प्रतिकर्षण बल की वैल्यू यहाँ पर अपने को ये समीकरण नंबर 1 से लिखी हुई है उसके द्वारा दिया गया है, और वो वैल्यू है F = 1/4πε0 2Ze² सामान्य जो फॉर्मूला है वो है F = K Q1 Q2/r²। यहाँ Q1 जो आवेश है मान लेते हैं अल्फा कण का है, और Q2 जो आवेश है जो कि Ze है वो मान लेते हैं कि नाभिक का आवेश। जब दोनों वैल्यू अपन यहाँ पर Q1 और Q2 की रखेंगे तो अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलती है। यहाँ से शो होता है कि ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स F लग रहा है वो F किस पर निर्भर कर रहा है, और वो निर्भर कर रहा है डिस्टेंस r पर, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, चार्ज E कांस्टेंट है और 4πε कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल कौन है, वो है डिस्टेंस r। यह जो डिस्टेंस है उससे शो होता है कि फोर्स जो है इस डिस्टेंस की स्क्वायर के व्युत्क्रम होता है, और यह व्युत्क्रमिता अर्थात यहाँ पर जो 1/r² है यह बताता है कि इस अल्फा कण का पथ कैसा होगा, और वो पथ होगा हाइपरबोला अतिपरवलय। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि अल्फा नाभिक प्रकीर्णन में अल्फा कण का पथ कैसा होता है, तो पथ कैसा है, हाइपरबोला अतिपरवलय। नीचे इसका चित्र दिया है जहाँ अल्फा कण शो किया है जिसका प्रारंभिक संवेग p1 है, और प्रकीर्णित होने के पश्चात उसका संवेग p2 शो किया है। अर्थात जितना संवेग प्रारंभ में अल्फा कण का रहता है उतना संवेग बाद में नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन है। इसलिए एक संवेग प्रारंभिक संवेग को p1 से बताया गया है और अंतिम संवेग को p2 से बताया गया है। अब संवेग में कितना परिवर्तन हुआ उसको हम आगे डेल्टा p से लिखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि संवेग में परिवर्तन हुआ है। एक यहाँ पर ये एंगल थीटा शो किया है जिसको हम स्कैटर्ड एंगल कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, और ये एंगल कौन सा है, प्रारंभिक संवेग p1 या अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा और अंतिम संवेग p2 या अल्फा कण की अंतिम डायरेक्शन गति की, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल है थीटा, जिसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। इसी चित्र में एक चीज़ और शो की है, वह है स्मॉल b, ये डिस्टेंस शो की है।
ध्यान रखिए कि अल्फा, ये बी क्या है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि अल्फा कण पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नाभिक में कौन सा चार्ज है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। अर्थात दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा कूलाम प्रतिकर्षण बल, और वो निर्भर करता है डिस्टेंस आर पर। जितनी अधिक ये डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में कूलाम प्रतिकर्षण बल भी उतना ही कम होगा। अर्थात यदि नाभिक और अल्फा कण की सीधी टक्कर करवाई जाए तो अल्फा कण नाभिक के पास एक निकटतम दूरी तक ही पहुंच सकता है, क्योंकि जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे नाभिक और अल्फा कण के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा और एक डिस्टेंस पर आकर के सीधी टक्कर में अल्फा कण वापस अपने उसी पथ पर लौट जाएगा जिस पथ से वह आया था। तो यह जो निकटतम दूरी है अल्फा कण और नाभिक के बीच की, वह निकटतम दूरी कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको यहाँ पर स्मॉल b से लिखा है। और इसकी डेफिनेशन ये है कि इम्पैक्ट पैरामीटर b किसको कहेंगे कि अल्फा कण की नाभिक से वह निकटतम दूरी जिस पर अल्फा नाभिक का मतलब है अल्फा कण और नाभिक, जिस पर अल्फा नाभिक अन्योन्य क्रिया शून्य होती है, इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। इस प्रकार से आज हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। साथ ही रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में कौन कौन से पोस्टुलेट को लिया गया है वो 4 अभिग्रहित पढ़े हैं। साथ ही स्कैटरिंग एंगल थीटा क्या होता है और इम्पैक्ट पैरामीटर बी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अब अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।